Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So, after the indefinite integration has been over, now we are finally at definite integrals, right? ये हमारा अगला टॉपिक है. ठीक है. तो टिल नाउ व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड. देखो, हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है. एक बार फटाफट रिकैप्चुलेट करते हैं. हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया, राइट. इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट. उसको हमने उस टाइम ही, जब हम स्टार्ट कर रहे थे ना, उसी टाइम हमने इसको दो पार्ट्स में तोड़ के आपको बताया था कि एक पोर्शन इसका रहता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. इंडेफिनिट इंटीग्रल्स कह दो या इंडेफिनिट प्रोसेस को तो कहते हैं इंटीग्रेशन. और जो चीज है जिस पर अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको कहते हैं इंटीग्रल्स. ओके. इंडेफिनिट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन प्रोसेस कह दो, ये हमने किया, राइट. और ये हमने इस चैप्टर में कुल मिला के 7 एक्सरसाइजेस में किया. एक्सरसाइज नंबर 7.1 टू 7.7 तक हमने यही काम किया. ठीक है. एंड नाउ वी आर एट डेफिनेट इंटीग्रेशन. डेफिनेट इंटीग्रेशन. ठीक है. जिसमें हमको कुल मिला के जो एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज 7.8 से नहीं 7.8 से लेकर 7.11 तक इसको सॉल्व करें. ठीक है. उसमें भी अगर मोटे तौर पे बात करें तो एक्सरसाइज नंबर 7.8 जो है एंड एक्सरसाइज 7.9 जो है, ये दोनों एक्सरसाइजेस जो हैं, ये एक्सरसाइज तो डेफिनेट इंटीग्रल्स फाइंड आउट करने के लिए है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं. एक तो है लिमिट ऑफ द सम करके. ठीक है. मतलब जो फंडामेंटल थ्योरम होती है, फंडामेंटल थ्योरम से भी अपन डिफरेंशिएशन करते थे, याद है. तो अब डेफिनेट इंटीग्रल्स वो करवाएगा फंडामेंटल थ्योरम से, एक तरीके से, है ना. तो एक्सरसाइज 7.8 तो ऐसे कह सकते हो कि लिमिट ऑफ ए सम वाले लॉजिक से ये डेफिनेट इंटीग्रल्स निकलवाएगा. 7.9 में एक्चुअल विदाउट डायरेक्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला कह सकते हो, है ना. डायरेक्ट फॉर्मूला, ये जो डायरेक्ट उसकी टेक्निक है. 7.10 अगेन इज ए टेक्निक इन विच सब्सटीट्यूशन विल बी यूज्ड. जैसे अपन ने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स किए थे, तो एक बार डायरेक्ट करने के बाद फिर अगली एक्सरसाइज क्या थी, इंस्पेक्शन के बाद अगली चीज क्या आई थी, तो यहाँ पे भी वो क्या आ जाएगा, सब्सटीट्यूशन आ जाएगा. यानी एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि एक्चुअली जो अच्छे वाले डेफिनेट इंटीग्रल्स आएंगे वो इसमें आएंगे. अच्छे वाले इसमें आएंगे ना. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 7.11 which will include the properties, which will include the properties of definite. तो ये सारा हमने ओवरव्यू तैयार कर लिया बेटा. ठीक है. आज क्या करेंगे, आज इनमें से कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करेंगे. आज अपन डेफिनेट इंटीग्रल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे. एक्चुअली ये है क्या, है ना, इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, इससे क्या मिलता है, छोटी मोटी बातें इसके बारे में सीखेंगे. कल अपन फिर एक्सरसाइज नंबर 7.8 को स्टार्ट करेंगे. अच्छा, ठीक है. ओके, चलो. तो डेफिनेट इंटीग्रल्स आपने हेडिंग मार्क कर ली सबने. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. डेफिनेट इंटीग्रल. देखो, द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड डेफिनेट एंड इंडेफिनेट, द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड डेफिनेट एंड इंडेफिनेट जो है, वही डिफरेंस है इंडेफिनेट इंटीग्रल में और इंडेफिनेट इंटीग्रल में. ठीक है. डेफिनेट का मतलब क्या होता है, फिक्स, जो वेल डिफाइंड हो, डेफिनेट. ठीक है. इंडेफिनेट मतलब उसकी सीमाएं ना हो, अनंत. ठीक है ना. जो फिक्स ना हो एक तरीके से वो इंडेफिनेट, जो फिक्स हो, डिफाइंड हो, वो है डेफिनेट. ठीक है ना. अब देखो, हमने स्टार्टिंग में सीखा था चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशिएशन में कि जब हमारे पास एक कर्व दिया जाता है, तो उस कर्व का डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पे करने पे हमको एक 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 लाइन मिलती है. इस लाइन का स्लोप मिलता है ना. एक लाइन जो कि इसकी टेंजेंट है, उसका क्या मिल जाता है, स्लोप मिल जाता है. फिर इसका रिवर्स प्रोसेस हमने चालू किया. भाई ये तो है, मान लो लेटर से कर्व, ये तो है, बहुत ज्यादा अटक रहा है. ये तो है लेटर से कर्व. ठीक है. और ये वो लाइन है जिसका हमको स्लोप मिल रहा है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ द, ये एक तरीके से टेंजेंट है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो देखो, जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमको ये चीज मिल रही है. क्या चीज मिल रही है, इस कर्व से ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल रहा है. ठीक है. तो अगर अपन इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये चीज मिलेगी, हमको ये चीज मिलेगी. ये चीज हमने सीखी थी, है ना. तो लेट अस से मैंने इसको इसको मैंने मेरे को पहले, सबसे पहले लाइन ही गिवन है एक्चुअली. ऐसे मानो एक कर्व गिवन नहीं है, मेरे को क्या गिवन है, लाइन. यानी मुझे एक टेंजेंट गिवन है, इसका स्लोप गिवन है, उससे मेरे को वो कर्व सोचना है
वो कर्व सोचना है जिससे, जिसका ये टेंजेंट है, ये लाइन उसके उस पॉइंट से कहाँ से पास थ्रू होके जा रही है, मुझे वो कर्व सोचना है। तो लेटर से जब मैंने कर्व सोचा तो ये वाला कर्व तो मैंने सोच लिया, लेकिन फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार दो लाइंस का स्लोप तो बराबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा स्लोप अगर 2 है, तो दुनिया में एक ही लाइन थोड़ी ना है जिसका स्लोप 2 है। जितनी भी लाइंस पैरेलल हैं इसके, उन सबका स्लोप 2 ही होगा। तो लेटेस्ट से मैंने ये वाली लाइन भी सोची, लेटेस्ट से मैंने ये वाली लाइन भी सोची, लेटेस्ट से मैंने ये वाली लाइन भी सोची, सबका स्लोप ही 2 है। क्योंकि अब की बार उल्टा प्रोसेस चल रहा है तो मेरे को स्लोप तो गिवन है, तो यानी कि कर्व्स भी बहुत सारे मिले। ऐसे भी मिल गया, ऐसे भी मिल गया, ऐसे भी मिल गया, तो बहुत सारे कर्व्स मिले। तो एक्चुअली जब हमको स्लोप गिवन था तो वो स्लोप जिस टेंजेंट का था उसको इंटीग्रेट करने के बाद मुझे कर्व्स नहीं मिले, मुझे कर्व्स नहीं मिले, मुझे कर्व्स नहीं, मुझे फैमिली ऑफ कर्व्स मिले। क्या मिले बेटा? फैमिली ऑफ कर्व्स। दिस इज सिंपल। क्या मिले मुझे? फैमिली ऑफ कर्व्स मिले। ठीक है। यही तो कारण था कि जब अपन इंटीग्रेट करते थे तो एक फंक्शन निकलता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एफ एक्स डी एक्स को जब इंटीग्रेट किया तो मुझे एक फंक्शन मिलता था एक्स की फॉर्म में, वो बात ठीक है, लेकिन साथ में एक सी वेरिएबल। अच्छा, ये कर्व्स जो हैं एक दूसरे से इस कांस्टेंट के जरिए डिफरेंशिएटेड हैं। ये कांस्टेंट ही वो चीज है जो इनको अलग बनाती है एक दूसरे से। अगर ये सी वन है, अगर ये सी की वैल्यू 1 है तो कोई और कर्व की बात हो रही है, अगर ये सी इक्वल टू 2 है तो किसी और कर्व की बात हो रही है, सी इक्वल टू 3 है तो दिस सी इज दैट एलिमेंट विच इज डिफरेंशिएटिंग दीज कर्व्स फ्रॉम ईच अदर। अब डेफिनेट इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, इस सी को फिक्स कर देंगे, दैट्स इट। सी की वैल्यू जो 1 2 3 4 -1 माइनस एनी रियल नंबर हो सकती थी, अब वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो जब वो फिक्स हो जाएगी तो मुझे एक इनडेफिनेट कर्व्स की फैमिली ना मिलकर एक डेफिनेट कर्व मिल जाएगा। इनडेफिनेट कर्व्स की फैमिली ना मिलकर क्या मिल जाएगा मुझे, एक डेफिनेट कर्व मिल जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो आप कुछ 2 3 लाइनें लिख लो। डेफिनेट इंटीग्रल हेडिंग डाल ली। when we when we integrate a function fx, when we integrate a function fx with respect to x, we are actually not getting a unique curve, not getting a unique curve, but a family of curves, but a family of curves, because because there are infinite curves, there are infinite curves whose whose derivative whose derivative can be the function fx, can be the function fx। क्या सिंपल सी बात लिखी कि एक फंक्शन fx को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको एक यूनिक कर्व तो मिला नहीं, हमको एक फैमिली ऑफ कर्व्स मिला। क्यों? क्योंकि दुनिया में इनफाइनाइट कर्व्स हैं जिनका डेरिवेटिव वो फंक्शन जो गिवन है वो हो सकता है। सो इन ऑर्डर टू गेट सो इन ऑर्डर टू गेट एक मिनट रुको, इसके आगे लिखो दैट इज इंटीग्रेशन fx dx इक्वल टू fx प्लस सी, ये जो आया, ठीक है ना, वेयर सी कैन बी एनी रियल नंबर, वेयर सी कैन बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। सो इन ऑर्डर टू गेट so in order to get so in order to get a unique curve, ठीक है, we will fix we will fix that element c, we'll fix that element c, ठीक है ना। हम उस एलिमेंट सी को फिक्स कर देंगे ताकि हमको एक यूनिक कर्व मिल जाए।
फॉर विच, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर विच वी विल थिंक, वी विल थिंक of the integral, we will think of the integral of the function fx, of the function fx within a limit, within a limit, एक लिमिट के अंदर जब हम उसको सोचेंगे, विदिन अ लिमिट, ठीक है लिख दो, दैट इज, दैट इज अ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को ए से डिनोट किया जाएगा, ए एंड अपर लिमिट एंड एन अपर लिमिट बी, एंड एन अपर लिमिट बी, दैट इज अ लोअर लिमिट ए एंड एन अपर लिमिट बी। इस लिमिट के बीच में जब हम उस फंक्शन के इंटीग्रल को सोचेंगे तो हमको वो सी फिक्स हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो भी बताएंगे अभी, है ना? इतना लिख लिया, नेक्स्ट पेज पे चले। दैट इज, दैट इज हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, अगर, अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी दे रहा है, ठीक है ना, देन इसके आगे लिख लो इफ ये चीज है, दैट इज, दैट इज इफ ये चीज है, देन इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट ए टू बी विल गिव मी व्हाट, विल गिव मी यही एफ एक्स प्लस सी, ये देगा एफ एक्स प्लस सी देगा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन इसके आगे एक रेक्टेंगुलर ब्रेसेस बना देना, इसकी लिमिट मतलब फंक्शन तो वही मिलेगा, लेकिन इसकी लिमिट है ए से लेकर बी तक। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ, इस फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट बी माइनस एफ ऑफ ए, है ना, दैट मीन्स एफ ऑफ बी प्लस सी, देखो पूरा सीक्वेंस से करो, एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस सी। तो इस प्रोसेस के अंदर जब हम ऐसे एक्स लिख दिया गलती से, इस प्रोसेस के अंदर बेटा जो ये सी है, ये जो सी है ये हट जाएगा, है ना, एफ ऑफ ए प्लस सी। अब ये सी कुछ भी हो सकता था, हमने ये सीखा था, तो ये सी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, सी माइनस सी हो जाएगा। तो फाइनली यू विल गेट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और इसके अंदर इस सी नाम की कोई एलिमेंट नहीं होगी, ठीक है ना। ये एक डेफिनेट, डेफिनेट फंक्शन मिलेगा, अभी तक तो नंबर तो नहीं मिलेगा, अभी तक तो ये फंक्शन ही मिलेगा, ठीक है। नहीं अभी एक मिनट को, अगर ए और बी को हम एक वैल्यू देते हैं तो नंबर मिलेगा, लेकिन कई बार क्या होता है ए और बी में से एक चीज को तो वैल्यू देता है और एक चीज को वेरिएबल ही रखता है ना, जिसको भी अपन बात करेंगे एरिया फंक्शन बन जाता है वो, है ना। तो ठीक है, जो भी चीज मिलेगी ये डेफिनेट है ना, इसमें सी नाम की कोई चीज नहीं। और वन मोर थिंग, एक चीज याद रखना, इसको इंटीग्रेट करते टाइम यहाँ पे सपोज करो, सपोज करो मैंने चलो उसकी बात मैं आगे करूंगा, अभी समझाऊंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इतना कर लिया, इतना लिख भी लिया, लिखो। कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम की बात करते हैं ना। इसकी बात मैं है ना एक्सरसाइज 7.8 के पहले करूंगा ना, फिर सीधे क्वेश्चन कराऊंगा, इसको एक बार ऑमिट कर रहा हूँ क्योंकि अभी समझाऊंगा ना तो फिर एक्सरसाइज 7.8 इसकी ये एक्सरसाइज 7.8 में आएगा, राइट। तो एक्सरसाइज 7.8 में आऊँ जब स्टार्ट करूंगा ना, वापस समझाना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक ऐसा है ना, तो इसको कल बता दूंगा, कल बता के एंड टू एंड 10 मिनट बता के फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे, है ना। इसको एक बार ऑमिट करो, बाकी जो मेन मेन बातें हैं इसके बारे में वो सीखते हैं ना। मतलब आप लिमिट ऑफ ए सम को ना, क्योंकि ये तो एक्चुअली हम करते नहीं है, ये काम हम एक्चुअली करते नहीं है, प्रोसेस है ये तो मतलब पुराने जमाने का रूल है एक तरीके से। नहीं करना है हमको, ये देखो क्वेश्चंस तो है 7.8 में, सब कुछ इसी से करना है, सारे इससे करने हैं, तो मैं इसी से स्टार्ट करूंगा बट नॉट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट आप अब जब अपन है ना डेफिनेट इंटीग्रल का पूरा सीख रहे हैं ना, तो नेक्स्ट आप लिखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। उसके बाद क्या होगा, ये दो तीन बातें आज ही लिख लो,
तो कल अपन एक्सरसाइज और उसके अगले दिन फिर अपन सेकंड एक्सरसाइज कर पाएंगे ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। देख लिया? ठीक है। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमको दो या तीन गिवन है, देखो। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, सेकंड फंडामेंटल। ठीक है, लिखो उसके आगे सब हेडिंग डालो, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। बहुत ही ईजी है, बट कई बार क्या है, स्टेटमेंट रूप में आती है ये, स्टेट फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, एक नंबर की बन के आएगी। क्या कहती है वो देखते हैं। देखो बड़ी आसान सी बात है, ये क्या कह रहा है, इसी में से नोट करेंगे हम और समझेंगे इसको। ये क्या कह रहा है कि एफ एक फंक्शन है जो कि इस इंटरवल में डिफाइंड है और कंटिन्यूअस है। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस होनी चाहिए, है ना। अभी मैं बताऊंगा एक एग्जांपल लेके कि अगर इन केस वो डिफाइंड ही नहीं है तो उसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है ना। तो एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एरिया फंक्शन बताना पड़ेगा इसके लिए, है ना, पहले। वन से, यस, आप इसको थोड़ा सा काटना पड़ेगा। क्या लिखा आपने? कैलकुलस, है ना। तो इस पूरे, यस, पूरे टॉपिक को ही काट दो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को ही काट दो ना। एरिया फंक्शन, उसके बाद फिर फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखो एरिया फंक्शन। एरिया फंक्शन लिख लिया। देखो बेटा, अब एरिया फंक्शन को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल डेफिनेट इंटीग्रल, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक एरिया फंक्शन नहीं समझ आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल। अभी जो हमने सीखा दैट वाज अलजेब्रिक मीनिंग, है ना, एक्चुअली जो क्वेश्चन हम वो कैसे करना है। लेकिन हर एक चीज का ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है मैथ्स में, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल मतलब क्या है। ठीक है ना। तो जब मैं ये बात करता हूं ना कि मुझे इंटीग्रल चाहिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, तो इसका मतलब एक्चुअली ये होता है, ग्राफ में बना हुआ है। इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि लेटर से मेरे पास एक 2D प्लेन है और मेरे पास एक कर्व है, मेरे पास एक कर्व है ना, एफ एक्स लाइक दिस। ठीक है। अब ए और बी कोई वैल्यूज होंगी और ये फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो होगी एफ एक्स। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो चीज मैं निकाल रहा हूं, ये जो चीज मैं निकाल रहा हूं, ये एक्चुअली में इस कर्व, ये जो कर्व है इसके अंडर का एरिया निकाल रहा हूं, इसके नीचे का क्या निकाल रहा हूं, एरिया। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स, एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स, है ना, या बिटवीन भी कर सकते हो, एरिया बिटवीन द कर्व एफ एक्स एंड साथ में, साथ में एंड एक्स एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस। एरिया को तो चारों तरफ से पैक करोगे तभी तो एरिया निकलेगा। तो ऊपर की चीज फिक्स हो गई, नीचे की चीज फिक्स हो गई, अगल बगल में एंड द ऑर्डिनेट्स, एंड द ऑर्डिनेट्स बताते हैं ऑर्डिनेट्स क्या होता है, एंड द ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं ऑर्डिनेट्स क्या होता है। देखो सपोज करो मेरे को, मैंने कहा एक्स इक्वल टू थ्री, तो एक्स इक्वल टू थ्री क्या होगी, एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी, समझ रहे हो, ऐसी जैसे मान लो यहाँ थ्री है तो एक लाइन होगी ऐसे। तो इस लाइन को कहते हैं ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू थ्री। इस लाइन को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू थ्री। अगर एक्स इक्वल टू फाइव तो ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू फाइव। तो ए और बी जो पॉइंट फिक्स कर दिए ना आपने, लेटर से ये आपने ए फिक्स कर दिया, ये बी फिक्स कर दिया, तो ए के और बी के बीच में, ए के और बी के बीच में, मतलब एक्स इक्वल टू ए जो ऑर्डिनेट बना और एक्स इक्वल टू बी जो ऑर्डिनेट बना और जो ये कर्व बना और ये जो एक्स एक्सिस बना, इसके बीच का जो एरिया होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल। ये इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग है, समझ आया। तो आप ये नोट करो पहले, सबसे पहले। हाँ। सॉरी। इसका मतलब है एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। ये है मेरी ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू बी,
ये है मेरी ऑर्डिनेट x इक्वल टू बी, ये है मेरी ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए, ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए, फाइन। ये है ऑब्वियसली व्हाट, x एक्सिस, और ये है वो कर्व। इन चारों के बीच के अंदर समाया हुआ एरिया ही डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है। यानी व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट द डेफिनेट इंटीग्रल, मान लो डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू वाइज मिलेगा आपको, बताया मान लो डेफिनेट इंटीग्रल मिल गया 100, इसका मतलब उस कर्व के नीचे उन दो पॉइंट्स ऑर्डिनेट्स के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में 100 स्क्वायर यूनिट्स का एरिया समाया हुआ है। इसका मतलब ये होता है। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीनिंग समझ में आया? ठीक है। अब देखो एक, जैसे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है जो कि एक्स पे डिपेंड करता है, तो उसी तरीके से उस फंक्शन की तर्ज पे एक फंक्शन बना दिया गया जिसका नाम है एरिया फंक्शन। उसका नाम क्या रख दिया गया है, एरिया फंक्शन। एरिया फंक्शन गिव्स अस द एरिया अंडर ए गिवन कर्व, ठीक है ना, अंडर ए गिवन कर्व व्हेन द लोअर लिमिट ऑफ दैट डेफिनेट इंटीग्रल इज फिक्स्ड बट अपर लिमिट इज नॉट फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल देखो, सपोज करो मैंने एक जैसे ये ए और बी है, मान लो ए तो फिक्स हो गया, ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए तो फिक्स हो गया, लेकिन अपर लिमिट फिक्स नहीं है, अपर लिमिट फिक्स नहीं है। तो मैंने अपर लिमिट मान लो ये ले ली, तो एरिया ये आया। अब ये अपर लिमिट तो फिक्स है नहीं, तो ये तो वेरी कर रही है। कल दोबारा अपर लिमिट ये हो गई, तो एरिया ये आ गया। कल दोबारा अपर लिमिट ये हो गई, तो एरिया ये हो गया, या कम हो गई तो कम हो गया। क्या समझे हो कि एरिया इज डिपेंडिंग ऑन दैट अपर लिमिट, एरिया इज डिपेंडिंग ऑन दैट अपर लिमिट, और जिस पे डिपेंड करती है चीज उसको एक्स बोलते हैं, उसको इंडेफिनेट इंटीग्रल, उसको इंडेफिनेट वेरिएबल क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। तो एरिया फंक्शन क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो कि अपर लिमिट ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल पे डिपेंड कर रहा है। अपर लिमिट ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल पे क्या कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है, और लोअर लिमिट उसकी फिक्स है, ठीक है ना। तो इसी पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं, अब लिखो एरिया फंक्शन, है ना, एरिया फंक्शन। ठीक है, एरिया फंक्शन क्या कहता है कि लेटर से वही 2D ग्राफ, वही मेरे पास फंक्शन है, और फिर उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम्स है, फिर दैट्स इट। ठीक है, लेटर से ये वही मेरा फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, लेटर से ये तो कर दी मैंने, एक्स इक्वल टू ए तो कर दी मैंने फिक्स, राइट। और मान लो ये एक्स इक्वल टू बी है होने में, तो एक्स इक्वल टू बी है, ठीक है। और ये वो एक्स है जो बार बार वेरी कर रही है, ये वो एक्स है जो बार बार वेरी कर रही है, ये दिस इज एक्स, ये एक्स उठ के इधर भी आ रही है, एक्स उठ के इधर भी आ रही है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसके बीच का ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ना, दिस एरिया विल बी डिनोटेड बाय ए ऑफ एक्स, ए फॉर एरिया, ए ऑफ एक्स। इस एरिया को क्या डिनोट कराऊंगा, ए। ये एक्स इधर किसका, तो ये एरिया बढ़ गया, ये एक्स थोड़ा और किसका, तो एरिया बढ़ गया ना, तो ये लिख लिया आपने, ये एक्स इक्वल टू है। तो लिखिए यहाँ पे ब्लॉक में कहीं लिख देता हूं मैं, ये तो इसका फिगर हो गया, इसके आगे लिखिए ये अपर लिमिट पे डिपेंड कर रहा है। अभी एक फंक्शन बनाएंगे अपन, फंक्शन क्या होता है, विच इज डिपेंडेंट ऑन सम वेरिएबल, है ना। तो इधर लिख देता हूं मैं, व्हेन वी when the lower limit when the lower limit of a definite variable of a definite integral, sorry not variable, of a definite integral is fixed, but but the upper limit but the upper limit varies, but the upper limit varies, then the definite integral integration fx, the definite integration fx dx, जिसकी अपर लिमिट तो लोअर लिमिट तो फिक्स है ए, लेकिन अपर लिमिट वेरी कर रही है, जो वेरी करती है उसको एक्स लगाता हूं मैं, तो यहां लगाऊंगा एक्स, ठीक है ना। ये जो डेफिनेट इंटीग्रल आप देख रहे हो, है ना, it is actually the area function, is actually the area function, is actually the area function। अब इसका एक एग्जांपल करके बताएंगे, is actually the area function a of x।
इज एक्चुअली द एरिया फंक्शन ए ऑफ एक्स सच दैट इस ए ऑफ एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, ए डैश एक्स निकाल दूं, तो वापस एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा मुझे, क्योंकि उसको इंटीग्रेट करने पे ए ऑफ एक्स मिल रहा है, तो एफ एक्स को वापस अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो किसी ने कहा एरिया निकालो, तो आप ए ऑफ एक्स निकालोगे, आपको ए ऑफ एक्स निकालने के लिए ये चीज निकालनी पड़ेगी, ये चीज, एंड ऑब्वियसली ये एक्स की फॉर्म में आएगी। ऑब्वियसली किसकी फॉर्म में आएगी, क्योंकि अपन ने लोअर लिमिट तो फिक्स कर दी, लेकिन अपर लिमिट तो अभी भी एक्स है, अपर लिमिट तो अभी भी एक्स, इतना लिख लिया सबने। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार। ठीक है ना, अब जो हमने अभी सीखा ठीक है ना, अब आप डालो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये है एक्चुअली एरिया फंक्शन, अभी अपन ने भी यही लिखा है, चेक करो, अपन ने भी यही लिखा है, अपन ने उल्टा करके लिखा है कि ये एरिया फंक्शन है, इसने ऐसे करके लिखी, बात एक ही है ना। ठीक है, तो अभी जो अपन ने बात करी ना, वो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम था, अपन ने डिफाइन डेफिनेशन के अंदर ही बात कर ली। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्लिक के फिर सब हेडिंग डालो, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के, बहुत ही इजी है। जो अभी अपन कर रहे हैं ना, वही थ्योरम ही कर रहे हैं, एक तरीके से डेफिनेशन ही थ्योरम है। बट क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आता है कई बार कि स्टेट फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल, तो उसको अपने को उसकी बुक की लैंग्वेज में थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना होता है ना। क्या कह रहा है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये कह रहा है कि लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। अब कंटिन्यूअस है तो डिफाइंड होगा, तभी कंटिन्यूअस बोलने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, ए कोमा बी, और ए एक्स उसका, उस फंक्शन, वो जो एफ एक्स फंक्शन लिखा है ना, उससे कॉरस्पॉन्डिंग एक एरिया फंक्शन है, तो क्या होगा, उसको वापस डिफरेंशिएट करते ही आपको एफ एक्स मिलेगा, जो अभी अभी जस्ट हमने लिखी, तो छाप दो ऐसे कैसे। थ्योरम नंबर वन, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, या थ्योरम नंबर वन, कुछ भी कह सकते हो। let f be a continuous function on the closed interval a comma b, है ना। लेट ए ऑफ एक्स बी द एरिया फंक्शन, एरिया फंक्शन क्या होता है वो समझा दिया मैंने। तो ए डैश एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सुनो, लेट अस से मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें सीख ली, तो कुछ एक एग्जांपल लेना जरूरी है। एफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है ना। अब मैंने सपोज करो लोअर लिमिट फिक्स कर दी, ए इक्वल टू कुछ भी फिक्स कर दी 7। ठीक है, अब मेरे को एरिया फंक्शन बनाना, तो एरिया फंक्शन कैसे बनता है बेटा, ए ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन dx, वेयर ओवर लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट जो है वो वेरी कर रही, क्योंकि फंक्शन बनाना है तो एक्स की फॉर्म में बनाना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसका इसका इंटीग्रेशन करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी एक्स, ए क्या है 7 और ये है x। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो, इसका पहले तो आप इंटीग्रेशन करो तसल्ली से, जैसे करते थे, है ना, जैसे करते थे उसका इंटीग्रेशन करो, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3, 3x का क्या हो जाएगा, 3x² बाई 2। ओके, ये हो जाएगा, ठीक है, फाइन। ओके, तो अब ये इंटीग्रेशन करने के बाद फिर आप लोअर अपर लिमिट फिक्स करते हो, तो 7 यहाँ पे फिक्स कर दिया आपने, x यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब देखो x की जगह x डालोगे तो यही आएगा, x की जगह x डालोगे तो ये आएगा, तो ये का यही चीज लिख दूं मैं, एग्जिट इज एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 3x² बाय 2। लेकिन अब 7 डालना है, माइनस अब 7 डालना है, तो 7 का क्यूब यानी कि 343 बाय 3 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 49 3 जा होता है 147, 147 बाय 2, जो भी आया, ठीक है, जो भी आया। अब मैं इसको चलो थोड़ा खोल के भी लिख देता हूँ। मान लो ये मैंने माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, खुल गया, है ना, कर दिया। तो ये जो चीज आई, ध्यान से देखो, ये ये x का एक फंक्शन है यानी, है ना। दैट मीन्स आप x की वैल्यू 1 रख दो, तो ये इसका एरिया कुछ और आ जाएगा, आप x की वैल्यू 2 रख दो, एरिया कुछ और आ जाएगा, 3 रख दो, कुछ एरिया और आ जाएगा। दैट मीन्स हमको ये चीज जो है एक एरिया फंक्शन देती है, एक फंक्शन देती है जिसका नाम रख दिया गया है एरिया फंक्शन, क्योंकि उसे एरिया मिल रहा है ना। और अगर मैं इसको वापस डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो क्या मुझे ये नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, यही फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अब सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या करेगा, वो जो एक एक्स फिक्स किया था उसको भी हटा देगा, अब उसकी जगह भी क्या रख देगा, बी।
अब एरिया फंक्शन ही मिल रहा है, एक्चुअली एरिया मिल रहा है। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में एरिया फंक्शन का चर्चा होता है, और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में एक फिक्स एरिया का चर्चा होता है। तो लिखो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, क्या कहता है? वही एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल, पहले की यहां तक तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, देखिए पहली लाइन बिल्कुल सेम, एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। अच्छा, कई बच्चे यहाँ पे देखो ओपन इंटरवल लिखते हैं, वे वो गलत भी नहीं है ना, वो गलत भी नहीं है, बट है ना क्लोज इंटरवल इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ए और बी को शामिल इसलिए किया जाता है क्योंकि ए और बी को शामिल इसलिए किया जाता है क्योंकि एरिया जीरो भी हो सकता है, समझ गए? तो ए और बी को शामिल करने का तर्ज वही कि एरिया जीरो भी हो सकता है, इसलिए इसको शामिल किया गया, ठीक है ना? तो अच्छा, एफ ये जो फंक्शन मैंने लिया इसका कैपिटल एफ भी एक फंक्शन ही है ना, वो इसका एक एंटी डेरिवेटिव, देखो क्या लिखा है, एन एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव इसके बहुत सारे हैं, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स है, उनमें से केवल एक एंटी डेरिवेटिव केवल है, कोई भी उठा लो, प्लस सी में आप प्लस थ्री उठा लो, प्लस फोर उठा लो, प्लस फाइव, एनीथिंग यू लाइक, क्योंकि वो सी तो वैसे भी कट जाएगा, उसमें से कोई एक एंटी डेरिवेटिव उठा लिया, तो अब क्या होगा? अगर एफ वो फंक्शन है और कैपिटल एफ उसका एंटी डेरिवेटिव, तो क्या होगा? तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है विल गिव मी ए फिक्स वैल्यू जो कि इसके बराबर होगी, और जो कि फाइनली इसके बराबर होगी। दैट्स इट, लिख लिया यहां तक? ठीक है, तो अब देखो आप ये कह सकते हो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस मुझे डेफिनेट इंटीग्रल्स की डेफिनेशन दे रही है, दे रही है, वो एरिया फंक्शन का उल्टा करके बता रही है कि वापस मुझे वही मिलेगा, है ना? कुछ भी नहीं है, केवल आपको दो लाइनें लिखनी है, और बाकी तो क्वेश्चंस जो कर रहे हैं ना, वो एक तरीके से क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं वो थ्योरम से भी कर रहे हैं और डेफिनेशन से भी कर रहे हैं, डेफिनेशन ही थ्योरम है एक तरीके से कह सकते हो। इसके कुछ एक रिमार्क्स है तीन चार, वो देख लो। पहला रिमार्क तो वही है कि थ्योरम टू हमको क्या क्या कहती है, कि अपर लिमिट बी में से अपर लिमिट ए करना है, ये आप वेरी आसानी से समझ जाओगे, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा जो थ्योरम नंबर टू है, जो थ्योरम नंबर टू है वो हमको एक्चुअली हमारे लिए वरदान है, क्यों? क्योंकि ये थ्योरम नंबर टू हमको लिमिट ऑफ ए सम से बचाव का तरीका देती है, लिमिट ऑफ ए सम से बचाव का तरीका देती है। नहीं तो अगर ये थ्योरम ना हो, अगर ये थ्योरम ना हो तो हमको सारे डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ ए सम से निकालने पड़े, वो क्या है वो उसका जिक्र कल कर देंगे, वो क्या है उसका जिक्र कल कर देंगे, ठीक है ना? ओके नेक्स्ट, ठीक है ना? अच्छा, ये वही है कि वापस अगर अपन उसको डिफरेंशिएट कर दें तो वो इंटीग्रेंड बन जाएगा, है ना? ठीक है, फोर्थ वन देखो, हाँ फोर्थ वन इज द इंपॉर्टेंट वन, देखो इसमें ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आपको एक चीज समझा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा नहीं हूँ, पहले कुछ अपन करके देखते हैं इसको, डेफिनेट इंटीग्रल्स का निकाल के देखते हैं ना। क्या है इंटीग्रल, ये वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल जो उन्होंने लिया, -2 से 3 और x इंटू एक्स स्क्वायर -1, -1 की पावर 1/2 dx, ये निकाल रहा हूं मैं डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, चलो कैसे निकालोगे आप सोचो, वैसे तो देखो सब्सटीट्यूशन अगले एक्सरसाइज का पार्ट है, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं अभी इधर बता देता हूँ सब्सटीट्यूशन कैसे करते हैं। इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, एक्स स्क्वायर -1 का, मैं क्या कर दूंगा एक्स स्क्वायर -1, पहले दूसरी एक्सरसाइज में किया अपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में, वही काम कर रहे हैं। तो 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx विल बी dt/2, तो x dx की जगह तो लिख दोगे आप dt/2, तो dt/2 का मतलब 1/2 आ गया बाहर, 1/2 बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर -1 को तो टी ले लिया था, √t, या टी की पावर 1/2 लिख दो, ठीक है, इंटू डी टी, क्योंकि dt/2 में से 2 बाहर आ गया, ठीक है, इज दिस क्लियर? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लगाओ ना, ये हटा दो, इंटीग्रेशन लगा दो। हाँ, अब देखो एक चीज और है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि अब जैसे आपने इसको चेंज किया ना, तो टी की वैल्यू भी चेंज होती है, ये एक्चुअली पूरा जो पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन एक्सरसाइज नंबर 7.10 का है, बट अब वो एक एग्जांपल इसने ले लिया ऐसा, तो अब थोड़ा बहुत उसको समझना जरूरी है। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे टी की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी, कैसे? एक्स की वैल्यू जब -2 है, ये तो एक्स की वैल्यूज है ना, आपको तो आपने तो टी में चेंज कर दिया इसको, आपने तो क्या कर दिया इसको टी में, तो इसकी वैल्यू जब -2 होगी तो टी की वैल्यू क्या होगी सोचनी है, तो एक्स स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर -1 यानी 3, ठीक है, ये तो हो गई अब मेरी नई लोअर लिमिट, ठीक है ना? एक्चुअली एक्सरसाइज 7.10 का भी इंट्रोडक्शन हो गया इसी जरिए, है ना? एक्स की वैल्यू जब 3 ली मैंने, तो टी क्या ले ली मैंने, 3 का स्क्वायर -1 यानी 8, तो अब मेरी नई लोअर अपर लिमिट्स हो जाएंगी 3 to 8, 3 to 8, सही किया गया? 1 सेकेंड, एक मिनट रुको, 1 सेकेंड रुको, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड।
देखो, जो चीज यहाँ समझाने चाह रहे हैं ना वो चीज इससे क्लियर नहीं हो पाएगी। एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात सुनो। एक काम करते हैं, ये निकालना है आपको, लेटर से ये निकालना है आपको। ओके फाइन, आपको ये निकालना है। आप इसको तो एक बार साइड में रखो, ये निकालना है आपको। ठीक है। आप सोचो कि ये तो इंडेफिनेट इंटीग्रल है, आप सोचो कि क्या है ये, माइनस माइनस टू और थ्री नहीं लगा रहा हूं, आप सोचो कि ये तो इंडेफिनेट इंटीग्रल है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन वन बाय टू इंटू डी एक्स। आपको सब्सटीट्यूशन लगाना नहीं आता, लेकिन आपको इंडेफिनेट इंटीग्रल पे तो सब्सटीट्यूशन लगाना आता है। आपको इंडेफिनेट इंटीग्रल पे तो सब्सटीट्यूशन लगाना आता है ना। तो ये इंडेफिनेट इंडेफिनेट है ही नहीं है, बाद में भाड़ में जाए एक तरीके से मानो। मेरे को तो इंडेफिनेट इंटीग्रल ही गिवन है, उस पर मुझे सब्सटीट्यूशन लगाना सर आता है। तो मैंने ऐसे लगा दिया तो फिर मैंने इधर आगे क्या किया, आई एम सॉल्विंग द इंडेफिनेट इंटीग्रल बुक। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वन बाय टू बाहर और रूट रूट टी या टी की पावर हाफ है ना, ऐसे ही करोगे। ठीक है ना, डी टी। ओके। तो अब आप क्या करोगे, वन बाय टू टी की पावर हाफ क्या हो जाएगी, टी की पावर थ्री बाय टू वन बाय टू प्लस वन थ्री बाय टू, और नीचे भी थ्री बाय टू। ठीक है, तो ये ऊपर आके इससे ये कट जाएगा फाइनली, है ना, और प्लस सी। ओके फाइन, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाय थ्री टी की पावर थ्री बाय टू प्लस सी, और थ्री टी क्या था, टी बी सी स्टेप में लिखो, टी क्या था, टी था साहब एक्स स्क्वायर माइनस की पावर थ्री बाय टू। ठीक है ना, प्लस सी, और थ्री पावर थ्री बाय टू को क्या लिख सकते हो आप, ये कि यही चीज, और इनटू इसी चीज का रूट, इसी चीज का रूट लिख सकते हो, है ना, प्लस सी। ठीक है ना। अब इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर लिया ना आपने, तो आप क्या करोगे, वैल्यू उधर पुटअप करोगे और लिमिट लगा दोगे माइनस टू से थ्री। और लिमिट क्या लगती है हमेशा ना, वेरिएबल चीजों पे ही लगती है ना, सी पे लगेगी, क्योंकि सी भी कट जाएगा और वन बाय थ्री वाला पोर्शन भी कट जाएगा ना। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास ये है तो नाउ आई एम इन ए पोजिशन कि मैं उस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। क्या थी सर मेरी डेफिनेट इंटीग्रल, माइनस टू से थ्री एक्स इन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर वन बाय टू डी एक्स, यही तो थी। तो मैं कह सकता हूँ कि सर मेरी डेफिनेट इंटीग्रल है क्या, वन बाय थ्री को तो मैं बिल्कुल बाहर पटक दूंगा ना, और प्लस सी कट जाएगा एक तरीके से, है ना। मैं एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ, उसमें मैं इस वाली एलिमेंट को लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और मैं इस पर लोअर लिमिट्स अपर लिमिट्स लगा देता हूँ माइनस टू से थ्री जो भी गिवन थी। इसका मतलब क्या है कि आपको अब एक बार थ्री वैल्यू रखनी है यहाँ पे, और एक बार माइनस टू वैल्यू रखनी है, यही इसका मतलब, यही है, यही समझा है आपने। तो लेटेस्ट से मुझे एक चीज बताओ, ये नंबर लाइन है, उस पर माइनस टू यहाँ है, थ्री यहाँ है, तो आपको एक एक करके एक्स की वैल्यू ये रखनी है, फिर ये रखनी है। दैट मीन्स आप इसके बीच की वैल्यू निकाल रहे हो, माइनस करने का मतलब यही है ना। अब इसके बीच की वैल्यू निकाल रहे हो, अरे इसके बीच में तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। कैसे, मुझे बताओ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको पता है, एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन तो हटानी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू, ओपन इंटरवल ले लो, माइनस वन और वन तो ले सकते हो, लेकिन ओपन इंटरवल इसके इसकी बीच की वैल्यू, इसकी बीच की वैल्यू है ना, ओपन इंटरवल लो, माइनस वन से वन, ये वैल्यू हटानी पड़ेगी, है ना। क्योंकि लेटर से जीरो ले लिया मैंने, तो जीरो माइनस वन, रूट ऑफ माइनस वन डिफाइंड है क्या, नो, नहीं, और भी कुछ ले लो, जीरो और वन के बीच में ले लो 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.25 माइनस वन माइनस, हाँ माइनस 0.75, तो रूट के अंदर माइनस 0.75 डिफाइंड नहीं क्या, वन से शुरू होकर इधर जा सकती है, और माइनस वन से शुरू होकर इधर जा सकती है, मतलब माइनस वन से शुरू होकर तो माइनस टू तक जा सकती है, और वन से शुरू होकर थ्री तक जा सकती है, बट इस पोर्शन में लाई नहीं कर सकती। तो इस ऐसी कंडीशन में ये डेफिनेट इंटीग्रल को माना जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। बस ये गलती कराएगा बच्चों से, क्योंकि वो अंधाधुंध सोचेंगे नहीं, थ्री लगा देंगे माइनस टू लगा देंगे, आंसर ले आएंगे। तो आंसर तो आप ले आओगे, आंसर तो आप ले आओगे, नो डाउट, बट ये एक्चुअली इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। इसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो यही रिमार्क वहां पे गिवन है कि अगर हम इस तरीके से देखें, ये जो डेफिनेटली एररनेस है, एररनेस मतलब इसमें एरर है, ये नॉट डिफाइंड है, सिंस द फंक्शन एफ इज नॉट डिफाइंड इन ए पोर्शन ओपन इंटरवल दिस ऑफ द क्लोज इंटरवल, एक जो क्लोज इंटरवल है उसकी एक बीच की छोटी सी ओपन इंटरवल में वो फंक्शन डिफाइंड नहीं। कौन सा फंक्शन, जो उसका इंटीग्रल आ चुका है, जो उसका इंटीग्रल, देखो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो एरिया फंक्शन भी डिफाइन नहीं है, एरिया फंक्शन डिफाइन नहीं है तो एरिया कैसे निकलेगा, फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, फंक्शन, अच्छा सब कुछ छोड़ो आप तो, है ना, आप तो सब कुछ छोड़ो, मैं तो इंटीग्रल भी नहीं निकाल रहा हूँ, इंटीग्रल भी नहीं निकाल रहा हूं मैं तो, ये जो इंटीग्रैंड गिवन है,
इसमें भी तो डिफाइन नहीं है फंक्शन, इसमें भी तो डिफाइन नहीं है। आप किसी फंक्शन को उसके डोमेन के अंदर ही तो इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करोगे। क्या ये इसकी डोमेन है? नहीं है, ये इसकी डोमेन डोमेन ही नहीं है, तो आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट ही नहीं करोगे। जब आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे तो आगे की बात ही क्या करें। ठीक है, तो ये बात है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ये गलती कराएगा। इज दिस क्लियर? और भी कुछ है क्या? और भी क्या है? स्टेप्स फॉर, ये स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग है। तो स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग हमने कर दिया कि प्लस सी लगाते हैं हम, तो प्लस सी इधर भी आ जाता है, लिखवा दिए सब, आपको सब लिखवा दिए। तो ये सी माइनस सी क्या होता है? कट जाता है। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि लेटस से मेरा एफ एक्स आ गया, मेरा एरिया फंक्शन आ गया ऐसे, एरिया फंक्शन आ गया ना, उसको इंटीग्रेट करने के बाद लेटस से एरिया फंक्शन कैसे आता है? इसको इंटीग्रेट करने से आता है। एफ ऑफ एक्स, ए फिक्स करके और एक्स रखते हैं यहाँ पे, और लेटस से फॉर इंस्टेंस ये एरिया फंक्शन आ गया सर, मेरा कुछ भी था एरिया, मुझे पता नहीं था एफ एक्स क्या था, एरिया आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो इसमें से ये गलती मत करना कि टू को भूल जाओ। ये तो यही तो वो चीज है जो इसको डेफिनेट बना रही है। अरे वो सी तो कट गया, ये सी तो कट गया, लेकिन ये टू नहीं कटेगा। डेफिनेट इंटीग्रल में आप टू थ्री फोर, अपन क्या करते थे, सुनो अपन क्या करते थे, इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालते थे तो याद करो, अगर हमारे पास ऐसी कोई चीज आ जाती थी टू प्लस सी, हम उसको अगली स्टेप में सी बना देते थे। ये काम यहां नहीं करना है। यहाँ टू अपनी औकात रखता है, वहां टू की कोई औकात नहीं थी, यहाँ पे टू अपनी एक औकात रखता है। यही चीज है जो उसको अलग बना रही है। इज दिस क्लियर? ठीक है ना। और सेकेंड चीज यही है, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए का मतलब यही है, और ये इसकी वैल्यू। ठीक है, उसी बातों को घुमा फिरा के बार बार किया हुआ। तो कल से अपन क्या करेंगे, 7.8 नहीं करेंगे, प्लान में चेंज है, सुनो। अपन कल 7.9 करेंगे, है ना। 7.9 करेंगे, क्योंकि लिमिट ऑफ ए सम से स्टार्ट करूंगा ना इस टॉपिक को, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो टू मेक द टॉपिक इंटरेस्टिंग हम पहले 7.9 करेंगे, क्योंकि 7.9 तक का सारा काम कंप्लीट है। 7.9 7.10 दोनों करेंगे, फिर और हो सकता है 7.10 भी करें। मतलब ये तीनों टॉपिक कनेक्टेड है, 7.9 7.10 7.11। हाँ, और लिमिट ऑफ ए सम बिल्कुल एंटायर डिफरेंट टॉपिक है, उसको अपन लास्ट में ना, ये अपना प्लान है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।